हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल द अल्फा बैंकर एंड माय नेम इज चिराग चोपड़ा। सो गाइस, हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है भाई। आज हम डिस्कस करने वाले हाउ टू सॉल्व ट्रिकी पजल्स। भाई ट्रिकी पजल्स को कैसे सॉल्व करें भाई, बिकॉज अगर मेंस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझे तो भाई वहां आती हैं बस और बस ट्रिकी पजल्स ही। भाई हमारी आज की वीडियो डायरेक्टली सेंट्रिक है हमारे मेंस एग्जामिनेशन पे। भाई देखो, मेंस एग्जामिनेशन अब बहुत नजदीक है सारे के सारे एग्जामिनेशंस के, तो भाई अब से लेके मेंस एग्जामिनेशन आने तक हमारी सारी की सारी वीडियोस मेंस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही रहेंगी कि भाई आपके मेंस एग्जामिनेशन में हम कैसे मदद कर सके, कि भाई अल्फा बैंकर आपकी प्रिपरेशन को और कैसे इजी कर सकता है। भाई देखो, रीजनिंग सेक्शन में सबसे ज्यादा इश्यूज जहां बच्चों को आते हैं वो है एक पजल्स जो कि मेंस लेवल में हो जाती है, काफी ट्रिकी लेवल की, काफी कॉम्प्लेक्स लेवल की। उसी के साथ दूसरा होता है क्रिटिकल रीजनिंग। भाई क्रिटिकल रीजनिंग में जैसे स्ट्रेंथन वीकन करने वाले या कॉज एंड इफेक्ट टाइप के क्वेश्चंस, भाई ये दो टाइप के क्वेश्चंस बच्चों को बहुत इशू क्रिएट करते हैं। भाई क्यों इश्यूज क्रिएट करते हैं? बिकॉज ये दो टाइप के क्वेश्चंस नए टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। भाई अभी तक बच्चे जो करते आ रहे हैं प्री में उससे थोड़ा हटके पैटर्न होता है, हटके क्वेश्चंस होते हैं, इसलिए सारे बच्चों को इनमें इश्यूज होते हैं। तो भाई आज की वीडियो में हम देखेंगे माय पर्सनल टेक्निक्स टू टैकल एनी कॉम्प्लेक्स पजल। भाई आज की वीडियो में हम बहुत सारे बेहतरीन टाइप के पजल्स करने वाले हैं और थोड़े इनोवेटिव या थोड़े क्रिएटिव टाइप के पजल्स हैं, बिकॉज भाई मेंस एग्जामिनेशन में हमेशा थोड़े क्रिएटिव पजल्स आते हैं। भाई क्रिएटिव इसलिए आते हैं बिकॉज उनको समझने में आपको ज्यादा टाइम लग जाता है। तो भाई एग्जामिनेशन पेपर सेट करने वाला पर्सन हमेशा ये चाहता है कि बच्चों का टाइम वेस्ट हो। कैसे टाइम वेस्ट हो? भाई अगर उनकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है तो वो ऐसे क्रिएटिव पजल्स डिजाइन करेंगे कि बच्चों का टाइम वेस्ट हो। तो भाई आज के वीडियो में एग्जैक्टली वैसे ही पजल्स करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड, बने रहिए आज की वीडियो में एंड तक, बिकॉज आज हम टोटल 2 पजल के सेट करने वाले हैं और इसी के साथ एक पजल का सेट रहेगा आप सबके लिए होमवर्क, जिसका सोल्यूशन आपको खुद सॉल्व करके मुझे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताना है और देखेंगे बहुत सारी बेहतरीन ट्रिक्स। सो गाइस, बने रहिए वीडियो के एंड तक, स्टे ट्यून्ड एंड लेट अस हेल्प यू इन मेकिंग योर प्रिपरेशन सिंपलर। तो गाइस, ये है आज की वीडियो का हमारा सेट नंबर 1। भाई रीजनिंग के हाई लेवल पजल्स करेंगे। भाई आज के पजल्स हाई लेवल होने के साथ साथ थोड़े इनोवेटिव भी हैं, थोड़े क्रिएटिव टाइप के पजल्स हैं जो एग्जामिनेशन में ज्यादातर पूछे जाते हैं। भाई मेंस एग्जामिनेशन में जितने भी पजल्स आते हैं वो आप मोस्ट ऑफ द टाइम देखेंगे कि वो क्रिएटिव टाइप के होते हैं, मतलब थोड़े हटके होते हैं, थोड़े अलग से होते हैं। भाई जिनको देख के, पढ़ के और समझने में आपको टाइम लगे, उसी सेम टाइप के पजल्स आज हम करने वाले हैं अपनी वीडियो में। ये रहा वो उसका सेट नंबर 1 और ये रही उसकी पूरी थ्योरी। भाई जल्दी से अपनी वीडियो को यहाँ पे करो पॉज, इसको अच्छे से रीड करो, एक एक लाइन को अच्छे से रीड करो, इस पजल को खुद से बनाने की कोशिश करो और आपके पॉज के उस तरफ हम देखेंगे कि एग्जामिनेशन सीट पे अगर मैं बैठा होता तो मैं इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करता और इसका राइट आंसर लाना है कि नहीं। भाई देखो, कभी भी एग्जामिनेशन सीट पे बैठ के हमारा सबसे पहला पॉइंट ऑफ व्यू ये होता है कि ये क्वेश्चन हमें करना भी है कि नहीं। भाई अगर ये क्वेश्चन हमें करना है तो कैसे करना है, और अगर नहीं करना तो मैं कितनी जल्दी इस क्वेश्चन को स्किप करता हूं। तो ये सारी चीजें देखेंगे आज की वीडियो में, तो जल्दी से जाइए, पॉज करिए वीडियो, सॉल्व करके वापस आ जाइए। सो गाइज, आई एम श्योर कि अभी तक आप सब लोगों ने क्वेश्चन का अटेम्प्ट कर लिया होगा और आप सब लोगों को राइट आंसर भी आ गया होगा। भाई अब इस क्वेश्चन को मैं रीड करता हूं, देखते हैं कि मैं इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करता। भाई क्वेश्चन है, रॉबर्ट्स फैमिली प्लान्स अ ट्रिप। ही टेक्स हिज फैमिली इन अ वैन हैविंग 3 rows of 3 seats each. The seat in the first row are numbered 1 2 3, second में 4 5 6 and last में 7 8 9. The seats are arranged in a grid form with 3 rows and 3 columns. ठीक है। The seats were occupied by QWERTY A and S. क्या नाम रखे हैं इन्होंने, बहुत बढ़िया। But not necessarily in the same order. Also it is known that, और नीचे मुझे दी है ये 6 कंडीशन। तो भाई सबसे पहले 3x3 का ग्रिड बना लेते हैं। तो भाई ये बन गया 3x3 का ग्रिड। इसमें बोल रहे हैं कि ये है रो 1, ये है रो 2 और नीचे वाली है रो 3। ठीक है, अब इनको नंबर देना है, पहली रो में 1 2 3, दूसरी रो में 4 5 6 और तीसरी रो में 7 8 9। ठीक है भाई, ये हो गई सारी नंबरिंग। तो भाई आप कंडीशन पढ़ लेते हैं। सिंस रॉबर्ट ड्राइव्स द वैन, ही ऑक्यूपाइज द सीट नंबर 3 हैविंग R and Y in his column। भाई देखो, रॉबर्ट ड्राइव करता है और सीट नंबर 3 पे बैठता है, तो ये हो गया रॉबर्ट। अब क्या दिया है कि R और Y उसी के कॉलम में बैठते हैं। भाई कॉलम तो ये वाला हो गया, भाई ये हो गई रो, भाई हॉरिजॉन्टल हो गई रो, तो वर्टिकल हो गई कॉलम। सो R and Y sit in the same column as Robert। तो हमें अभी तक ये नहीं पता कि कहां पे R बैठता है, कहां पे Y बैठता है, तो हम दोनों जगह पे एक जगह R Y और Y R ऐसे करके बिठा देते हैं। नेक्स्ट कंडीशन पढ़ो, रॉबर्ट एंड हिज फादर इन लॉ आर नॉट सीटेड इन द सेम रो। भाई देखो, अब ये चीज पढ़ के हमें क्या समझ आया? भाई हमें ये चीज पढ़ के ये समझ आ गई कि क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट के साथ साथ एक ब्लड रिलेशन का भी क्वेश्चन है। तो समझे क्वेश्चन में क्या हुआ, सिटिंग अरेंजमेंट तो आया ही आया प्लस ब्लड रिलेशन, मतलब यहाँ पे इन्होंने वेरिएबल्स भी बढ़ा दिए प्लस हमारा काम भी बढ़ा दिया। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन ही मेंस में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, जहाँ पे वेरिएबल्स बढ़े और आपका सॉल्यूशन आने में आपको टाइम लगे।
तो सेकंड कंडीशन की अभी हमें कोई जरूरत नहीं है। थर्ड कंडीशन देखते हैं, ई द सन ऑफ एस ऑक्यूपाइज द सीट इन द सेम रो एज टी एंड वाई हु इज ओनली सिस्टर। भाई यहाँ पे हमें बोला है कि ई एस का सन है और वो टी और वाई के साथ बैठता है एक रो में, और वाई जो है वो उसकी अकेली सिस्टर है। तो भाई ये एस मान लेते हैं, तो ई क्या है, ई उसका सन है, तो भाई सन के आगे क्या लगाऊंगा, मेल के आगे मैं लगाता हूं प्लस, इसकी अकेली सिस्टर का नाम क्या है वाई, तो वाई के ऊपर लगा दूंगा माइनस, मतलब फीमेल। ठीक है, आगे पढ़ो। तो भाई देखो इस कंडीशन से हमें क्या समझ आया, इस कंडीशन में हमें ये समझ आया कि ई टी और वाई एक ही रो में बैठेंगे। मतलब अगर वाई यहां बैठेगा तो ई और टी इन दोनों में से कहीं बैठेंगे, और अगर वाई यहां बैठेगा तो ई और टी इन दोनों में से कहीं बैठेंगे। ठीक है, आगे पढ़ो। Q occupies सीट नंबर 5 एंड इज इन द सेम रो एज हिज हस्बैंड A। तो क्या लिखा है, Q बैठता है सीट नंबर 5 पे, तो Q को बिठा दो सीट नंबर 5 पे। वो सेम रो में बैठती है अपनी हस्बैंड के, जो है उसका हस्बैंड का नाम क्या है A। तो सेम रो में बैठने का मतलब इस रो में एक ही सीट खाली है ये, तो यहां बिठा दो A और A के ऊपर लगा दो प्लस, बिकॉज A हस्बैंड है तो A हो गया मेल, वहीं Q हो गई फीमेल, मतलब Q हो गई वाइफ। तो अब देखो भाई हमारी सेकंड कंडीशन भी हम यहाँ फुलफिल कर लेते हैं। हमें ये बोला था ई वाई और टी एक ही रो में बैठते हैं। अब ई वाई और टी एक रो में बैठते हैं तो इस रो में तो बैठ नहीं सकते, मतलब वाई इस रो में नहीं बैठ सकता, मतलब इस रो में यहाँ कौन बैठेगा आर, तो मतलब यहाँ कौन बैठेगा वाई। अब कंडीशन 4 को आगे पढ़ लो। एंड क्यू इज नॉट सीटेड इमीडिएटली इन फ्रंट ऑफ रॉबर्ट सन ई। भाई रॉबर्ट का सन है ई, भाई रॉबर्ट का सन है और ऊपर क्या लिखा था कि एस का भी सन है, तो मतलब रॉबर्ट और एस होगा एक कपल। ठीक है, इतना समझ आ रहा है। अब हमें ये नहीं पता कि इनमें से मेल कौन है और फीमेल कौन है, भाई हस्बैंड कौन है वाइफ कौन है ये नहीं पता। पर देखो क्वेश्चन रीड करो, भाई देखो पहली लाइन रीड करो इस क्वेश्चन की। ही टेक्स हिज फैमिली, ही टेक्स हिज फैमिली मतलब रॉबर्ट टेक्स हिज फैमिली। ही मतलब रॉबर्ट हो गया मेल और एस हो गई फीमेल। ठीक है, इतना समझ आ गया। तो रॉबर्ट के ऊपर लगा दो यहाँ पे प्लस साइन। अब और क्या हमें गिवन है कि भाई Q इमीडिएटली E के सामने नहीं बैठता, तो E कहां बैठेगा, E बैठेगा यहां, और ये तीन लोग एक ही रो में बैठते हैं तो T बैठेगा यहां। अब E के ऊपर लगा लो प्लस साइन और Y के ऊपर लगा लो माइनस साइन, क्योंकि ये तो हम पहले ही यहां पे निकाल चुके हैं। Q द मदर ऑफ रॉबर्ट एंड हर डॉटर आर नॉट सीटेड इन द सेम कॉलम। मतलब Q रॉबर्ट की मदर है, भाई Q मदर है मतलब Q हो गई फीमेल, ये हमें पहले से पता है, और A और Q एक कपल है तो यहां ऊपर लगा लो कपल वाला साइन, और रॉबर्ट की मदर है तो रॉबर्ट पे ऐसे लाइन बना लो तो हमें समझ आ जाएगा रॉबर्ट की मदर है। और हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है कि इनकी एक और डॉटर है। भाई यहाँ पे गिवन है Q द मदर ऑफ रॉबर्ट एंड हर डॉटर आर नॉट सीटेड इन द सेम कॉलम। ठीक है, मतलब वो सेम कॉलम हो गया ये, मतलब यहाँ पे उसकी डॉटर नहीं बैठेगी, उसकी डॉटर बैठेगी यहाँ पर। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। आगे पढ़ो। E एंड हिज सिस्टर आर सीटेड विद हिज मैटरनल ग्रैंड मदर। भाई मैटरनल ग्रैंड मदर मतलब, भाई मैटरनल मतलब होता है मदर वाली साइड, मातृत्व वाली साइड, मतलब उसकी नानी। मतलब ई और उसकी सिस्टर उसकी नानी के साथ बैठते हैं। नानी के साथ मतलब उनकी मम्मी की मम्मी, मम्मी कौन है उनकी एस, उनकी मदर की मदर के साथ बैठते हैं ई और वाई। और ई और वाई किसके साथ बैठते हैं, ई और वाई बैठते हैं टी के साथ, मतलब टी हो गई एस की भी मम्मी, मतलब इनकी नानी, मतलब टी आ गया यहां, और इसके साथ लगा लो ऊपर माइनस साइन, मतलब फीमेल, तो यहां पे भी लगा लो माइनस साइन। भाई अभी तक आई होप कि आपको सारी चीजें समझ आ रही होंगी, बिकॉज आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि चीजें इजी से इजी करके आपको बता सकूं। भाई देखो अब यहाँ पे कौन बचा, भाई कितने लोग आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 लोग आ गए, और टोटल ट्रिप पे कितने लोग गए हैं, 9 लोग। भाई अब एक तो यहाँ पे बचा है रॉबर्ट का फादर इन लॉ, बिकॉज रॉबर्ट के फादर इन लॉ की बात तो सेकेंड ही कंडीशन में करी है, रॉबर्ट एंड हिज फादर इन लॉ आर नॉट सिटिंग इन द सेम रो। और यहाँ कौन कौन बचा, भाई हम Q को प्लेस कर चुके हैं, E को प्लेस कर चुके हैं, भाई T को कर चुके हैं, Y को कर चुके हैं, A को कर चुके हैं, और हमें रॉबर्ट का भी रिलेशन पता है। तो इस ब्लड रिलेशन में हमें अभी किस किस का रिलेशन नहीं पता, W का नहीं पता और R का नहीं पता। भाई W और R कहां पे आएंगे, भाई देखो एक चीज हमें पांचवें कंडीशन में गिवन है, Q द मदर ऑफ रॉबर्ट एंड हर डॉटर आर नॉट सीटेड इन द सेम रो। भाई डॉटर कौन बन सकती है इसकी, भाई डॉटर या तो बन सकती है W या बन सकते हैं R। ठीक है, वैसे ही इसके फादर इन लॉ अब 2 ही लोग बचे, तो यहाँ पे आ सकता है R या फिर यहाँ पे आ सकता है W। ठीक है बात। अब देखो ये दूसरी कंडीशन में क्या लिखा है, रॉबर्ट एंड हिज फादर इन लॉ आर नॉट सीटेड इन द सेम रो। भाई रॉबर्ट और उसके फादर इन लॉ सेम रो में नहीं बैठेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आने के लिए क्या क्या बचा है, भाई यहाँ पे S बचा है और W बचा है, मतलब W और S इस रो में तो आएंगे ही आएंगे, मतलब W उसका फादर इन लॉ तो हो नहीं सकता, मतलब इसका फादर इन लॉ कौन है, फादर इन लॉ आ गया R। अब फादर इन लॉ R है तो इसकी डॉटर कौन हो गई, भाई यहाँ से R हटाओ, डॉटर हो गई W। तो W को कहां बिठाएंगे, भाई W को बिठाएंगे यहाँ, बिकॉज उसकी डॉटर बैठेगी यहाँ पे। तो
तो आखिरी में कौन बचा, आखिरी में बचा एस, एस कौन है, ई और वाई की मदर, तो मदर में लगा लो माइनस। तो भाई ये आ गया मेरा टोटल सीटिंग अरेंजमेंट, ये आ गया मेरा टोटल ब्लड रिलेशन। भाई इसके क्वेश्चन करेंगे आगे, जल्दी से इसको साफ सुथरा लिख लेते हैं और डायरेक्टली बढ़ते हैं इसके क्वेश्चंस की तरफ। भाई देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, इफ द पर्सन सिटिंग इन द सीट स्वैप देयर पोजीशन इन द फॉलोइंग ऑर्डर देन हाउ इज रॉबर्ट रिलेटेड टू द पर्सन सिटिंग इन द 7th सीट। भाई इस ऑर्डर में हमें स्वैप करना है, मतलब पहले 1 और 5 नंबर वाली सीट के लोगों को स्वैप करना है, फिर 2 और 7, फिर 4 और 7, फिर 5 और 8। भाई जल्दी से अपनी वीडियो को यहाँ पॉज करो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। भाई ऐसा क्रिएटिव क्वेश्चन, ऐसा इनोवेटिव क्वेश्चन आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगा, बट ऐसे ही क्वेश्चन मेंस में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो अपनी वीडियो को पॉज करो, इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करने की कोशिश करो, बिकॉज ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करोगे तो आपको मेंस वाली फीलिंग आएगी यहाँ पे। भाई पॉज करो, जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करो और झट से वापस आ जाओ आंसर के साथ। सो गाइज आई एम श्योर कि अभी तक आप सब लोगों ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया होगा और आप सब लोगों का राइट आंसर भी आ गया होगा। भाई क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। भाई स्वैप करना है हमें 1 और 5। भाई 1 में है W, 5 में है Q, मतलब कुल मिला के Q को बिठा लो यहाँ, W को बिठा दो यहाँ, आगे क्या बोल रहा है 2 और 7। भाई 2 में है S, 7 में है E, तो भाई कुल मिला के इनको स्वैप करना है, तो 2 में बिठा दो E को और 7 में बिठा दो S को। अब आगे पढ़ो 4 और 7। भैया 4 और 7 को स्वैप करो। भाई 4 में है A, अब स्वैप होने के बाद 7 में कौन है, स्वैप होने के बाद 7 में है S, तो अब S नहीं रहेगा, अब क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे आ जाएगा A और 4 में चला जाएगा S। ठीक है, स्वैपिंग हो रही है, समझो क्वेश्चन समझ रहे हो, लेवल अच्छा जा रहा है ना। भाई आगे पढ़ो 5 एंड 8। भाई 5 में है W, भाई 5 में अब आ गया W, भाई पहले था Q। भाई देखो अब ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन हो गया ना, अब W आ गया, 5 और 8 को स्वैप करो। 8 में है T, भाई T और W को स्वैप करो। भाई W आ जाएगा 8 पे, यहाँ पे 5 में आ जाएगा T। आगे पढ़ो 4 एंड 6। भाई 4 में क्या है, अब 4 में स्वैप होने के बाद आ गया S और 6 में क्या है, 6 में है R, तो इनको स्वैप कर लो। 6 में हो गया S और 4 में क्या हो गया, 4 में हो गया यहाँ पे R। ठीक है, अब नेक्स्ट लास्ट पढ़ो, वो है 7 और 1। भाई 7 और 1 को स्वैप करो। 7 में है A, 1 में है Q, भाई 1 में आ जाएगा अब A और 7 में आ जाएगा क्या, 7 में आ जाएगा Q। तो भाई देख लो यहाँ पे इन्होंने डबल ट्रिपल स्वैपिंग कराई है, मतलब क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी हो गया। अब क्वेश्चन हमसे फाइनली यहाँ पे क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है हाउ इज रॉबर्ट रिलेटेड टू द पर्सन सिटिंग इन द 7th सीट। भाई 7वीं सीट पे कौन बैठा है, 7वीं सीट पे बैठा है Q। और अभी हमने क्या ब्लड रिलेशन बनाया था, अभी हमने ब्लड रिलेशन बनाया था भाई Q और A कपल है जो रॉबर्ट के मदर और फादर है, रॉबर्ट के पेरेंट्स है। तो Q क्या हुए, भाई Q थी फीमेल, तो भाई 7th सीट में कौन बैठे हैं, 7th सीट में बैठी है Q, तो Q क्या हो गई, उसकी मदर, तो रिलेशन क्या हो गया, कैलकाटा मदर। ठीक है, आई होप कि आपको ये आंसर समझ आ गया होगा, इसका सोल्यूशन भी समझ आ गया होगा। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 2, इफ स्वैपिंग ऑफ सीट इज डन इन द ऑर्डर दिस देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। भाई जल्दी से अपनी झट से वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन सॉल्व करो। जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करा वैसे ही आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। थोड़ा ट्रिकी रहेगा पर मजा बहुत ज्यादा आएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। जल्दी जाओ, सॉल्व करके वापस आ जाओ। सो गाइज आई होप कि अभी तक आप सब लोगों ने क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया होगा और आपका राइट आंसर भी आ गया होगा। भाई अगर एक्चुअल एग्जामिनेशन में चिराग चोपड़ा दैट इज मी अगर सीट पे बैठा होता तो इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करते, आइए देखते हैं। भाई पहली स्वैपिंग करनी है 1 और 2 में। भाई 1 और 2 में स्वैपिंग कर लो, W और S में, तो W कहां चला जाएगा 2 में, S कहां आ जाएगा 1 में। S को 1 में बिठा लो, W को 2 में बिठा लो। नेक्स्ट स्वैपिंग का है, नेक्स्ट स्वैपिंग हो रही है 2 और 8 में। भाई 2 में है W, भाई 8 में क्या है, 8 में है T, तो W और T को स्वैप कर लो। भाई यहाँ पे आ जाएगा 8 पे W, 2 पे चला जाएगा T। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है 9 एंड 2। भाई 9 में है Y, 2 पे है T, तो इनको स्वैप कर लो। 2 पे बिठा लो Y, 9 पे बिठा दो T। अगली स्वैपिंग करो 4 और 9। भाई 4 में है A, 9 में है T। भाई T के तो पीछे ही पड़ गए हैं लोग, तो चलो कोई बात नहीं है, स्वैप कर लो A और T को। तो 4 में बिठा दो T को और 9 में बिठा लो A को। ठीक है, नेक्स्ट करो 7 एंड 5। भाई 7 एंड 5, 7 में बैठा है E, 5 में बैठी है Q, तो इनको स्वैप कर लो। 5 में आ गई E और 7 में आ गई Q। आगे क्या है 5 एंड 8। भाई 5 एंड 8 स्वैप कर लो। भाई 8 में है W, 5 में है E। भाई E की जगह बिठा लो यहाँ पे W को, E हटा दो और यहाँ पे W हटा दो, बिठा दो E को। ठीक है, और फाइनली क्या है 8 एंड 4। भाई 8 में कौन है, 8 में है फाइनली E और 4 में कौन है, 4 में है T, तो यहां से हटाओ E, यहाँ पे बिठा दो T को, मतलब फाइनली T जहां से चालू हुआ था वहीं पहुंच गया और 4 में आ गया E। ठीक है भाई, T अपनी फाइनल उसी जगह में पहुंच गया 8वीं पोजीशन में और E पहुंच गया 4थी पोजीशन में। अब क्वेश्चन पढ़ लो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। S इज इन द 9th सीट। भाई 9th सीट में S है, नहीं है, गलत हो गया। Q इज इन द 4th सीट। भाई Q 4th सीट पे नहीं है, Q है 7th सीट पे, गलत हो गया। R इज इन द 7th सीट। भाई R 7th सीट पे है, भाई 7th सीट पे है Q, गलत हो गया।
नेक्स्ट पढ़ो, ई इज इन द फोर्थ सीट। भाई ई इज इन द फोर्थ सीट, बिल्कुल सही बात है, मतलब ऑप्शन डी मेरा बिल्कुल सही हो गया। ऑप्शन डी मार्क करो, जल्दी से क्वेश्चन समझो, वीडियो को पॉज करो, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। भाई अगर आपसे क्वेश्चन अभी तक नहीं बना या आपको कोई भी डाउट है तो खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो इस सॉल्यूशन की मदद से। ठीक है, आओ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 3, जल्दी से अपनी वीडियो को यहाँ पॉज करो। ये एग्जैक्टली वैसा ही क्वेश्चन है जैसे अभी तक हम करते आ रहे हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करो, इसका आंसर मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। भाई ऐसे टाइप के 3 क्वेश्चंस लेने का एक ही रीजन था कि ऐसे टाइप के क्वेश्चन थोड़े अलग होते हैं, थोड़े हटके हैं, थोड़े ट्रिकी टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन मेंस में थोड़े ज्यादा पूछे जाते हैं, तो इसीलिए मैंने अपने सेट 1 में इस टाइप के क्वेश्चन को थोड़ा ज्यादा रखा है। तो ये जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करो, कमेंट सेक्शन में नीचे मुझे इसका आंसर पोस्ट करके बताओ कि आपका आंसर क्या आया। ठीक है, आओ क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? ए इज द अंकल ऑफ रॉबर्ट। भाई यहाँ पे ये पूछ रहे हैं हमसे ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन। ठीक है, तो जल्दी से अपना ब्लड रिलेशन फिर से बना लेते हैं। क्वेश्चन पढ़ लो, ए इज द अंकल ऑफ रॉबर्ट। भाई ए अंकल है रॉबर्ट का, भाई ए तो फादर है रॉबर्ट का। भाई वहीं आर और टी पेरेंट्स हैं एस के। भाई ए अंकल है, नहीं है, गलत हो गया। सेकंड पढ़ो, डब्ल्यू सिट्स इन द 7th सीट। भाई डब्ल्यू 7th सीट पे बैठा है, नहीं, डब्ल्यू फर्स्ट पे बैठा है। आर इज द फादर ऑफ वाई। आर इज द फादर ऑफ वाई, बिल्कुल गलत बात है। द ऑल आर ट्रू या नन इज ट्रू। भाई क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? क्वेश्चन का आंसर हो गया यहाँ पे ऑप्शन ई, मतलब नोटा, मतलब नन ऑफ द अबव। जल्दी से ऑप्शन ई मार्क करो और मूव कर जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भाई क्वेश्चन 5 क्लासिक मेंस लेवल का क्वेश्चन है। भाई ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे मेंस में। भाई इसीलिए ये क्वेश्चन मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही डिजाइन करा है मैंने। भाई क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है। क्वेश्चन को रीड करते हैं। Who sits second to the right of the person who sits in the front of the person who sits to the immediate left of Q? भाई देखो ऐसे क्वेश्चन मेंस में क्यों पूछते हैं? भाई बिकॉज ये क्वेश्चन जज करते हैं कि आपकी पजल्स में पकड़ कितनी है। भाई मेंस और प्री में यही तो फर्क है। भाई प्री में देखते हैं कि आपकी स्पीड कितनी है, वही मेंस में देखते हैं कि आपकी सब्जेक्ट पे आपकी पकड़ कितनी है। भाई देखो अगर कोई भी बच्चा होगा तो ये हु सिट्स करके क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाएगा, बट एक वो बच्चा जिसकी प्रिपरेशन अच्छे से होगी वो कंफ्यूज नहीं होगा। कैसे? भाई क्वेश्चन रीड करो, हु सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ द पर्सन हु सिट्स इन द फ्रंट ऑफ द पर्सन हु सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ क्यू। भाई जब भी ऐसा आड़ा टेढ़ा सा क्वेश्चन आता है हमेशा पीछे से चालू करो। भाई हमें एक ही इंसान का नाम दिया है क्यू, तो हम क्यू से ही चालू करते हैं। हु सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ क्यू। भाई इमीडिएट लेफ्ट ऑफ क्यू कौन है? ए। अब आगे क्या दिया? ए के क्या है? भाई दिया हु सिट्स इन फ्रंट ऑफ द पर्सन। ए के फ्रंट में कौन है? ए के फ्रंट में है डब्ल्यू। उसके आगे क्या दिया? हु सिट सेकंड टू द राइट ऑफ द पर्सन। डब्ल्यू के सेकंड टू द राइट क्या? ये है फर्स्ट टू द राइट, ये हो गया सेकंड टू द राइट। तो इसका आंसर क्या हो गया? इस क्वेश्चन का आंसर हो गया रॉबर्ट। तो समझे भाई ये क्वेश्चन ट्रिकी था, पर अगर हम अपने बेसिक से क्वेश्चन करते रहे, भाई अगर हमने बिल्कुल फर्स्ट ग्रेड अप्रोच यहाँ पे लगाई तो भाई क्वेश्चन को हमने चुटकियों में सॉल्व कर लिया। तो क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया मेरा? क्वेश्चन का आंसर आ गया सेकंड टू द राइट ऑफ डब्ल्यू हु सिट्स इन फ्रंट ऑफ ए हु सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ क्यू इज रॉबर्ट। मतलब मेरा क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन ए। ऑप्शन ए मार्क करेंगे और मूव कर जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो गाइज यहाँ पे हमारा सेट 1 कंप्लीट हो गया है। सो गाइज आई होप कि आपको इस सेट में कोई भी इश्यूज नहीं होंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होंगे, कोई भी क्वेरीज नहीं बची होंगी। बट स्टिल आपकी कोई भी क्वेरी बचती है तो आप हमें नीचे कॉमेंट सेक्शन में पोस्ट करके बता सकते हैं। उसी के साथ भाई टेलीग्राम चैनल मेरा 24 आवर्स ओपन रहता है, आप उसमें हमें बता सकते हैं, जहां मेरी पूरी टीम हमेशा तैयार रहती है आपकी मदद करने के लिए। सो गाइज आइए चलते हैं आगे, मूव करते हैं हमारे सेट नंबर 2 पे। भाई सेट 2 है हमारा, मिस्टर विल स्मिथ हैज अप्लाइड फॉर एन एंट्रेंस एग्जाम एंड द फॉलोइंग पॉइंट्स आर नोन अबाउट हिज रोल नंबर व्हिच इज एन 8 डिजिट नंबर। भाई एग्जैक्टली वैसी ही पजल है जैसे मेंस में पूछी जाती है, एंड स्पेशली क्लर्क और पीओ दोनों में पूछे जाते हैं ऐसे टाइप के पजल्स। तो भाई आपको क्या करना है? आपको जल्दी से अपनी वीडियो को यहाँ पॉज करना है, इस सारी थ्योरी को अच्छे से रीड करना है, इस क्वेश्चन को अच्छे से बना के वापस ले आना है। और पॉज के उस तरफ हम देखेंगे कि अगर मैं एग्जामिनेशन सीट पे होता, भाई अगर मैं उस हॉट सीट पे होता तो मैं इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करता और कम से कम टाइम में इस क्वेश्चन का राइट आंसर लेके कैसे आता। सो गाइज आई होप कि अभी तक आप सब लोगों ने क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया होगा, भाई ये पजल बना ली होगी, भाई सेट 2 खत्म कर लिया होगा और बढ़िया से पजल बना के तैयार बैठे होंगे क्वेश्चंस के लिए। भाई जिन लोगों से पजल बन गई अच्छी बात है, और जिनसे नहीं बनी और भी अच्छी बात है, बिकॉज अब जिनसे बन गई वो अपना तरीका लगाएंगे, बट जिनसे नहीं बनी वो आज एक नई चीज सीखेंगे, वो आज मेरी स्ट्रैटेजी सीखेंगे ऐसे सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। भाई क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। भाई मिस्टर विल स्मिथ है, भाई मिस्टर विल स्मिथ भी यहाँ आ गए, मेन इन ब्लैक वाले विल स्मिथ यहाँ पहुंच चुके हैं। भाई क्वेश्चन बोल रहा है कि उनका एक रोल नंबर है जो 8 डिजिट का है। आगे नोट दिया है, रोल नंबर डजंट स्टार्ट विद 0, 0 स्टार्ट नहीं होता, 0 इज नॉट कंसीडर्ड एट इवन डिजिट। भाई 0 को इवन डिजिट भी नहीं मान रहे ये लोग। ऑल्सो 0 डजंट कम मोर देन वंस इन द रोल नंबर, और 0 एक से ज्यादा बार नहीं आता।
आगे पढ़ो, द 2 डिजिट नंबर फॉर्म्ड बाय थर्ड एंड फोर्थ डिजिट रिस्पेक्टिवली स्क्वायर ऑफ द नंबर फॉर्म्ड बाय फिफ्थ एंड सिक्स्थ डिजिट्स। भाई थर्ड और फोर्थ डिजिट पे जो नंबर है वो फिफ्थ और सिक्स्थ डिजिट का जो नंबर बनता है उसका स्क्वायर है। भाई सबसे पहले तो ये 8 डिजिट नंबर बना लेते हैं, भाई नीचे लिख लेते हैं उनकी नंबरिंग, ठीक है। आगे हमको बोल रहा है कि थर्ड और फोर्थ डिजिट पे जो 2 डिजिट नंबर बनता है वो फिफ्थ और सिक्स्थ डिजिट के नंबर का स्क्वायर है। बहुत बेहतरीन बात है। आगे दिया 8th एंड फर्स्ट डिजिट आर इवन डिजिट। भाई इवन डिजिट दिए हमें, इससे हमें एक और चीज समझ आएगी। भाई इवन डिजिट दिए हैं, इसका मतलब ना फर्स्ट डिजिट हमारी 0 होगी और ना ही 8 डिजिट हमारी 0 होगी, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। आगे हमें क्या दिया, द नंबर फॉर्म्ड बाय 7th एंड 8th डिजिट इज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर। मतलब 2 लगातार नंबर्स का प्रोडक्ट है जो 7th और 8th डिजिट से नंबर बनता है। मतलब अगर यहाँ पे बनता है 56, तो 56 किसका नंबर है, वो है 7 into 8। तो भाई दो नंबर के मल्टीप्लीकेशन बना लेते हैं। तो भाई सारे मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं कॉन्सेक्यूटिव डिजिट के, 1 into 2, 2 into 3, 3 into 4, 4 into 5। इन सबका मल्टीप्लीकेशन भाई मैंने 1 into 2 से चालू करा है, 3 into 4, 5 into 6, 6 into 7 और 8 into 9, यहां तक कर लिया। मैंने आखिरी में 9 into 10 नहीं करा, बिकॉज 9 into 10 क्या हो गया, वो हो गया 90। और हमने अभी बात करी कि भाई 8th हमारी डिजिट 0 नहीं हो सकती, बिकॉज 8 डिजिट हमारी इवन है और 0 इवन नहीं है, ये क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है। तो 90 नहीं हो सकता। ऐसे मैंने 4 into 5 भी नहीं करा, बिकॉज 4 into 5 20 होता है, इसमें भी लास्ट डिजिट 0 होगी। ऐसे ही मैंने 5 into 6 भी नहीं करा, बिकॉज यहाँ पे भी लास्ट डिजिट 0 होगी 30 की। तो इसका मतलब 7 और 8 क्या हो सकता है, वो हो सकता है 1 into 2, 2 into 3, 3 into 4 या 6 into 7, 7 into 8, 8 into 9। इनमें से कुछ भी एक हो सकता है, 7th और 8th डिजिट। भाई फोर्थ कंडीशन पढ़ लो, तो 2 डिजिट फॉर्म बाय 4th एंड 7th डिजिट रिस्पेक्टिवली इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। भाई परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है, चलो बहुत बढ़िया बात है। फिफ्थ पढ़ो, सम ऑफ 2 डिजिट नंबर फॉर्म बाय 7th एंड 8th एंड फर्स्ट एंड सेकंड डिजिट इज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive नेचुरल नंबर्स। आगे पढ़ो, द नंबर फॉर्म बाय 7th एंड 8th इज 6 लेस देन नंबर फॉर्म बाय फर्स्ट एंड सेकंड। भाई देखो फिफ्थ और सिक्स्थ कंडीशन हमें बहुत कुछ बता रही है इस क्वेश्चन के बारे में। द नंबर फॉर्म्ड बाय 7th एंड 8th डिजिट इज 6 लेस देन नंबर फॉर्म्ड बाय फर्स्ट एंड सेकंड। मतलब मैं अगर 7th और 8th डिजिट के नंबर को मान लूं x, तो फर्स्ट और सेकंड डिजिट का कितना हो गया, वो हो गया x plus 6, ठीक है। इतना समझ आ रहा है। और फिफ्थ कंडीशन क्या दी है, सम ऑफ 2 डिजिट नंबर 7th और 8th एंड फर्स्ट एंड सेकंड इज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive नेचुरल नंबर्स। भाई देखो कितना सही हो गया क्वेश्चन। इसका मतलब इन दोनों का सम क्या है, इन दोनों के सम का आंसर है इनमें से ही कोई। भाई यहाँ पे लिख लो 20, यहाँ लिख लो 30 और 9 into 10 कितना हो गया 90। और उसी के साथ ही साथ ये जो x है ये भी एक कॉन्जिक्यूटिव टर्म का मल्टीप्लीकेशन ही है। तो ठीक है देख लेते हैं अब यहाँ पे क्या क्या आएगा। भाई यहाँ पे 2 आएगा, नहीं आ सकता, बिकॉज 6 का तो एडिशन हो रहा है। 6 आएगा, नहीं आ सकता। 12 आएगा, रख के देख लेते हैं। भाई अगर यहाँ पे 12 होगा तो x plus 6 की वैल्यू 12 है, मतलब x plus x की वैल्यू कितनी हो गई 6, मतलब x की वैल्यू कितनी हो गई 3। तो क्या किन्हीं दो नेचुरल नंबर का मल्टीप्लीकेशन 3 आ रहा है, तो 6 नहीं हो सकता। अब तो भाई 20 रख के देख लो, अगर 20 यहां पे रखोगे तो x plus 6 की वैल्यू हो गई 20, तो 2x की वैल्यू कितनी हो गई 14, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 7। अगेन कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन नहीं आ रहा 7, तो ये भी नहीं होगा। 30 रख के देख लो तो x plus x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 minus 6 मतलब 24, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12, और 12 दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर का मल्टीप्लीकेशन में बिल्कुल है। तो इसका मतलब ये हो सकता है, इसका मतलब यहाँ पे इसको हम कंसीडर कर सकते हैं, मतलब इनके सम की वैल्यू 30 आ सकती है। और देख लेते हैं, 6 into 7 होता है 42, अगर यहाँ पे 42 रख दूं तो x plus x मतलब तो 2x की वैल्यू कितनी हो गई 42 minus 6, 42 minus 6 हो गया 36, 36 upon 2 कितना हो गया 18, तो ये भी नहीं हो सकता। 18 भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का मल्टीप्लीकेशन नहीं है। ऐसे 7 और 8 56 रखो यहाँ पे 56, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25, तो ये भी नहीं हो सकता। ऐसे ही अगर यहाँ पे 72 रखेंगे तो x plus x की वैल्यू आ जाएगी 72 minus 6, तो 2x की वैल्यू कितनी हो गई 66, तो x की वैल्यू कितनी होगी 33, 33 भी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर का मल्टीप्लीकेशन नहीं हो सकता। ऐसे अगर 90 रखेंगे तो x plus x की वैल्यू हो जाएगी 90 minus 6, भाई 90 minus 6 हो गया 84, x की वैल्यू कितनी हो गई 84 by 2 मतलब 42, और 42 हमारा दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का मल्टीप्लीकेशन है 6 into 7 का, इसका मतलब हमारा 90 भी हो सकता है। ठीक है, तो हम जल्दी से एक और अरेंजमेंट बना लेते हैं और एक बार इनका सम रख देते हैं 30, तो x की वैल्यू आ जाएगी 12, और एक बार सम रख देते हैं 90, तो x की वैल्यू आ जाएगी 42। भाई हमारे x की वैल्यू क्या आई है, एक वैल्यू आई है मेरी x की 12 और दूसरी मेरी x की वैल्यू आई है 42, और हमें यहाँ क्या गिवन है कि भाई फर्स्ट और सेकंड डिजिट से जो नंबर बनता है वो 6 ज्यादा है। ठीक है, तो 6 ज्यादा है मतलब अगर इसकी वैल्यू 12 है तो इसकी वैल्यू होगा 18, वहीं इसकी वैल्यू होगा 42 है तो इसकी वैल्यू होगी 48। अब भाई आखिरी कंडीशन एक बार पढ़ लो, इन द नंबर 3 डिजिट्स हैव बीन यूज्ड 2 टाइम्स एंड ओनली 2 डिजिट्स हैव बीन यूज्ड वंस। भाई मतलब 3 नंबर दो बार यूज हुए हैं और 2 नंबर बस एक बार यूज हुआ है। तो भाई देखो ये 8 डिजिट्स में से 4 डिजिट्स हमको मिल चुकी हैं, बीच की 4 बची हैं,
तो ठीक है भाई, जल्दी से बची हुई कंडीशंस पढ़ते हैं और उन चारों को भी फाइंड कर लेते हैं। भाई पहली कंडीशन फिर से पढ़ लो, द 2 डिजिट नंबर फॉर्म्ड बाय थर्ड एंड फोर्थ डिजिट इज स्क्वायर ऑफ द नंबर ऑफ फिफ्थ एंड सिक्स्थ डिजिट। भाई तीसरी और चौथी डिजिट पे जो नंबर है वो पांचवी और छठी डिजिट का जो नंबर है उसका स्क्वायर है। भाई स्क्वायर होने का मतलब क्या कि अगर 5 और 6 डिजिट 1 है तो उसका स्क्वायर कितना है 1, तो 3 और 4 कितना हो गया 1। वहीं अगर ये 2 है तो 4, ऐसे सबका स्क्वायर लिख लो। अब भाई ये होगा सबके स्क्वायर। भाई देखो ये सिंगल डिजिट जो है मतलब 1, 2 और 3, तो इनके जो स्क्वायर होगा उसको हमें डबल डिजिट बनाना है, तो यहाँ लगा लो 0। और अगर यहाँ पे 1 होगा तो ये होगा 0 1, ये हो गया 0 2, ये हो गया 0 3। मतलब अगर 5 और 6 0 3 हुआ तो हमारा थर्ड और फोर्थ डिजिट क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 0 9। पर हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है कि भाई 0 इज नॉट यूज्ड मोर देन वंस, कि भाई 0 एक से ज्यादा बार यूज नहीं करा गया इस रोल नंबर बनाने में। पर अगर मैं ये 3 नंबर यूज करूंगा तो मेरा 0 2 बार यूज हो जाएगा। मतलब एक बार यहाँ पे 0 1 आएगा, फिर यहाँ पे उसका स्क्वायर 0 1 आएगा, या यहाँ पे अगर 0 3 आया तो उसका स्क्वायर यहाँ पे आएगा 0 9। तो मतलब ये तीनों तो नहीं हो सकते। मतलब कितने बचे मेरे पास 1 2 3 4 5 6। अब मैंने 9 स्क्वायर तक लिया है, बस 10 स्क्वायर नहीं लिया, बिकॉज 10 स्क्वायर होता है 100 और 100 हो जाएगा 3 डिजिट नंबर, तो हमें बस 2 डिजिट नंबर तक बनाने हैं, तो इसलिए मैंने 9 तक लिया है बस। अब देखो भाई एक बार सेकंड कंडीशन पढ़ लो, फर्स्ट एंड 8 डिजिट आर इवन नंबर्स। भाई इवन नंबर बनाने हैं मुझे फर्स्ट भी और 8th भी। तो भाई क्या पहली कंडीशन में फर्स्ट डिजिट हमारी इवन हो रही है? नहीं, तो ये हो रही है 1, मतलब ऑड, मतलब ये भी नहीं हो सकता। मतलब इसको रहना है हमेशा 42 और ये क्या रहेगा 48। ठीक है, मतलब हमने एक ही कंडीशन के 2 अरेंजमेंट बना लिए। अब देखो फोर्थ कंडीशन क्या बोल रही है, 2 डिजिट नंबर फॉर्म्ड बाय 4th एंड 7th डिजिट रिस्पेक्टिवली इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। भाई 4th और 7th डिजिट वाला नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। भाई परफेक्ट स्क्वायर कब बनेगा ये? भाई किसके स्क्वायर में आखिरी में 4 आता है? एक आता है 2 के स्क्वायर में, एक आता है 8 के स्क्वायर में। भाई परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब फोर्थ डिजिट ना तो मेरी हो 0, ना तो मेरी फोर्थ डिजिट हो 6, बिकॉज अगर 0 हुई तो 0 और 4 मिलके बना लेंगे 2 का स्क्वायर, वहीं अगर 6 हुई तो ये बना लेंगे 64, जो कि हो गया 8 का स्क्वायर। इसका मतलब मेरा थर्ड और फोर्थ डिजिट से जो नंबर बन रहा है उसकी यूनिट डिजिट ना तो 0 होगी ना तो 6 होगी। अब 0 और 6 भी नहीं हो सकती, इसका मतलब 4 का स्क्वायर है 16, इसकी यूनिट डिजिट कितनी है 6, तो मतलब ये भी नहीं हो सकता। वहीं 6 का स्क्वायर कितना है 36, और ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो मेरे पास टोटल कितनी कंडीशन बची अब 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर 8 स्क्वायर और 9 स्क्वायर। बिल्कुल सही बात है। अब इसमें भाई मैं 7 स्क्वायर और 8 स्क्वायर भी यूज नहीं कर सकता। अब आप बोलोगे क्यों? बिकॉज क्वेश्चन में हमें गिवन है 3 डिजिट्स हैव बीन यूज्ड 2 टाइम्स while 2 digits have been used only once। भाई 3 डिजिट 2 बार यूज हुई है और 2 डिजिट 1 बार यूज हुई है। तो अगर मैं 7 का स्क्वायर 49 यहां पे रख लूंगा, भाई 4 हमारे पास ऑलरेडी कितनी बार है 1 और 2, ऑलरेडी 2 बार 4 इस रोल नंबर में आ चुका है। मतलब अब एक भी 4 नहीं हो सकता, मतलब 49 नहीं हो सकता। वहीं 64 में भी एक 4 है, तो मतलब 64 भी नहीं हो सकता। तो मतलब मेरे पास फाइनली कितनी कंडीशंस बची? मेरे पास फाइनली कंडीशन बची, एक बचा 5 का स्क्वायर, एक बचा 9 का स्क्वायर। भाई जल्दी से दोनों कंडीशंस इंप्लीमेंट कर दो। भाई एक बार लिख लो यहाँ पे 0.5, एक बार लिख लो यहाँ पे 0.9। भाई 0.9 का स्क्वायर लिख लो यहाँ पे 81, वहीं 0.5 का स्क्वायर लिख लो यहाँ पे 25। भाई अब देखो कोई कंडीशन यहाँ पे वायलेट हो रही है कि नहीं। भाई तो सबसे पहले देख लेते हैं कि 3 नंबर 2 बार आने चाहिए और 2 नंबर 1 बार आना चाहिए। तो भाई यहाँ पे 4 एक बार आ रहा है और 1 बार आ रहा है। भाई 4 2 बार आ रहा है, बिल्कुल सही बात है। इसमें 5 भी 2 बार आ रहा है, बिल्कुल सही बात है। इसमें 2 भी 2 बार आ रहा है, बिल्कुल सही बात है। और 0 और 8 एक बार आ रहे हैं, सही बात है। ठीक है, इसमें देख लो, इसमें 4 2 बार आ रहा है, 8 2 बार आ रहा है, वहीं 1 एक बार आ रहा है, 0 एक बार आ रहा है, 9 एक बार आ रहा है, 2 एक बार आ रहा है। इसका मतलब ये वाला मेरा अरेंजमेंट गलत हो गया। मतलब मेरा सही अरेंजमेंट कौन सा है? मेरा सही अरेंजमेंट है ये वाला। इसका मतलब विल स्मिथ का, मिस्टर विल स्मिथ का रोल नंबर क्या है? वो है 48250542। ठीक है, ये हमारी सारी कंडीशन फुलफिल कर रहा है और किसी भी कंडीशन को वायलेट नहीं कर रहा है। इसका मतलब मेरा राइट रोल नंबर ये हो गया। अब भाई देखो हमने इतनी मेहनत कर ली, हमने राइट रोल नंबर निकाल लिया। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करना बिल्कुल मक्खन हो जाएगा, बिकॉज सारे के सारे क्वेश्चन इस पे डायरेक्टली बेस्ड होंगे। भाई अब डायरेक्टली क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो भाई ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन पढ़ लो, व्हाट इज द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ मिस्टर विल स्मिथ्स रोल नंबर। भाई इसके पूरे रोल नंबर के डिजिट्स का सम क्या है? तो भाई जल्दी से सम कर लो। भाई सम करने का आपको मैंने हमेशा से एक ही तरीका बताया है कि भाई कोशिश करो कि आप ज्यादा से ज्यादा 0 जनरेट कर पाओ। भाई 0 जनरेट करो। तो भाई 8 + 2 हो गया यहाँ पे 10, वैसे ही 5 + 5 यहाँ पे हो गया 10, तो 10 + 10 हो गया 20, 20 + 0 20। वहीं 4 + 2 कितना हो गया 6, + 4 कितना हो गया 10, मतलब आंसर कितना आ गया 30। तो मतलब आंसर कितना आ गया 10 + 10 + 10 + 0 मतलब 30 + 0 मतलब 30। तो मेरा राइट आंसर क्या है? मेरा राइट आंसर हो गया मेरा 30, मतलब कैलकाटा। मार्क करूंगा ऑप्शन सी और मूव करूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
भाई क्वेश्चन 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिक्स्थ डिजिट इन द रोल नंबर। भाई फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स डिजिट क्या है मेरी 5। जल्दी से ऑप्शन में ढूंढो 5। ऑप्शन डी मार्क करो दिल्ली और मूव कर जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भाई क्वेश्चन 8, हाउ मेनी ऑड डिजिट्स आर देयर इन द इवन नंबर्ड पोजीशन एंड हाउ मेनी इवन डिजिट्स आर देयर इन द ऑड नंबर्ड पोजीशन। भाई बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। और भाई ब्यूटीफुल क्यों बोल रहा हूं, बिकॉज ऐसे क्वेश्चंस को ही ज्यादातर बच्चे हमेशा गलत करके आते हैं। और यही रीजन है कि ऐसे क्वेश्चंस को मैं हमेशा डिजाइन करने की कोशिश करता हूं आप लोगों के लिए कि वैसे नेचुरल जो कंडीशंस में गलत करते हैं लोग क्वेश्चंस, वैसे क्वेश्चंस हम ऑलरेडी यहाँ पे सॉल्व कर लें जिससे आपके गलती होने के चांसेस कम से कम हो सकें। भाई अभी क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ मेनी ऑड डिजिट्स आर देयर इन द इवन नंबर पोजीशन एंड हाउ मेनी इवन डिजिट्स आर देयर इन द ऑड नंबर्ड पोजीशंस रिस्पेक्टिवली। मतलब क्या है इसका, भाई कितने इवन नंबर हैं जो ऑड नंबर की सीट पे बैठे हैं और कितने ऑड नंबर हैं जो इवन नंबर की सीट पे बैठे हैं। तो कर लेते हैं। भाई 4 कहां बैठा है, 4 बैठा है 1 पे, मतलब 4 एक इवन नंबर है जो ऑड नंबर की सीट पे बैठा है, तो भाई 4 पे मारो टिक। भाई अब नेक्स्ट देख लो, भाई नेक्स्ट है 8 इवन 2 इवन, तो नेक्स्ट नहीं हो सकता। थर्ड देख लो, भाई 2 एक इवन नंबर है जो ऑड नंबर की सीट पे बैठा है, तो 2 पे भी मारो टिक। नेक्स्ट देखो भाई 5 एक ऑड नंबर है जो इवन नंबर की सीट पे बैठा है, तो इस पे भी मारो टिक। भाई 0 हमारा इवन नंबर नहीं है तो इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। नेक्स्ट पे चलो, भाई नेक्स्ट हमारा 5 है ऑड नंबर, वो बैठा है 6 पे, मतलब इवन नंबर सीट पे, तो 5 पे भी मारो टिक। नेक्स्ट देखो हमारा नंबर है 4 जो बैठा है सीट नंबर 7 पे, तो 4 हो गया इवन, सीट हो गई ऑड, तो इस पे मारो टिक। वहीं आखिरी देखो नंबर बैठा है 2 और बैठा है 8th नंबर पोजीशन पे, तो भाई यहाँ पे 2 भी इवन हो गया 8 भी इवन हो गया, तो इस पे हम टिक नहीं मारेंगे। तो भाई टिक वाले कितने हो गए ये सारे। अब इसमें ये बोल रहे हैं कि कितने इवन नंबर वाले हैं और कितने ऑड नंबर वाले हैं। तो भाई कितने ऑड डिजिट हैं जो इवन नंबर पे बैठे हैं, भाई ऑड वाले उठा लो, ये हो गया 5, ये हो गया 5, तो ये हो गया 2। वहीं कितने इवन है जो ऑड पे बैठे हैं, वो हो गया 4, 2 और 2, तो इसका आंसर क्या हो गया, 2 ऑड डिजिट हैं जो इवन में बैठे हैं और 3 इवन डिजिट हैं जो ऑड पे बैठे हैं, तो इसका आंसर क्या हो गया 2, 3। तो ऑप्शन मार्क करो बॉम्बे 2, 3 और मूव कर जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भाई क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं। भाई क्वेश्चन 9 हमारा है, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स व्हिच आर एट द प्राइम नंबर्ड पोजीशंस। भाई प्राइम नंबर पोजीशन क्या होते हैं, भाई सबसे पहले मुझे बताओ प्राइम नंबर क्या होते हैं। भाई प्राइम नंबर वो होते हैं जो या तो खुद से डिवाइड होते हैं या उसके अलावा बस 1 से डिवाइड होते हैं। तो क्या 1 एक प्राइम नंबर है? भाई बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन में यही गलती करेंगे। भाई इस क्वेश्चन को यहाँ पे रखने का, इसको डिजाइन करने का बस एक ही रीजन है, बिकॉज ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। बिकॉज ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, ये क्वेश्चन ज्यादा आपसे डिमांडिंग भी नहीं है, बिकॉज एक क्वेश्चन आपसे बहुत ही एक छोटी सी चीज पूछ रहा है, वो ये है कि क्या 1 एक प्राइम नंबर है या नहीं। भाई अगर 1 एक प्राइम नंबर है तो उसके डिजिट का मल्टीप्लाई कर दो, और अगर 1 एक प्राइम नंबर नहीं है तो उसको छोड़ दो। तो 1 एक प्राइम नंबर है या नहीं। भाई अगर आपका मैथ्स का बेसिक थोड़ा भी क्लियर होगा तो आपको पता होना चाहिए कि 1 एक प्राइम नंबर नहीं है। तो प्राइम नंबर्स कौन कौन से है, प्राइम नंबर है 2, 3, 5 एंड 7। तो 2, 3, 5, 7, तो भाई ये वाली नंबर पोजीशन में जितने भी डिजिट्स बैठे हैं उन सबका मल्टीप्लाई कर दो। तो भाई इनके ऊपर वाले नंबर का मल्टीप्लाई करो, तो भाई इनके ऊपर बैठा है 8, 2, 0 एंड 4। भाई देखो अब भाई कुछ भी मल्टीप्लाई करना हो, इनके बीच में आ गया 0। अब देखो यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे, एंड राइट नाउ आई एम स्माइलिंग बिकॉज यहाँ पे 0 आ गया, और स्टिल कुछ बच्चे यहाँ पे इस क्वेश्चन में मल्टीप्लाई करेंगे। भाई ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। भाई 8 इंटू 2 हो गया 16 और 16 इंटू 4 हो गया 64। तो जल्दी से ऑप्शन में ढूंढेंगे 64 और आंसर मार्क कर देंगे ई मतलब नोटा। मतलब वो ये तो देख लो भाई यहाँ पे 0 है, और भाई किसी भी नंबर का 0 से मल्टीप्लाई करके आंसर 0 ही आता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 0 मतलब कैलकाटा। ऑप्शन सी मार्क करो और उसके बाद मूव कर जाओ झट से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो गाइज आई होप कि आपको इस सेट 2 में मजा आया होगा। भाई थोड़ा हटके क्वेश्चन था, थोड़ा हटके वाला सेट था ओवरऑल, तो आई एम होपफुल कि आपको मजा आया होगा और उसी के साथ आपने इस क्वेश्चन में कुछ नए ट्रिक्स भी देखे होंगे। सो गाइज आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं सेट नंबर 3। सो गाइज ये है हमारा सेट नंबर 3 हमारी आज की वीडियो का, और ये सेट है आप सबके लिए होमवर्क सेट। भाई हमारे चैनल पर होमवर्क सेट का मतलब होता है कि ये क्वेश्चन हम आपके सामने रखेंगे, आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना है, इस पजल को खुद से सॉल्व करना है, प्रॉपरली डिजाइन करना है, अच्छे से रखना है, टेबल बनाना है। तो भाई ये वाला पजल एक टेबुलर प्लस सिटिंग अरेंजमेंट पे एक पजल है, बहुत बेहतरीन पजल है और थोड़ा हाई लेवल का पजल है। भाई जैसे हम आज थोड़े हटके पजल करते आए हैं वैसा ही हटके ये वाला पजल भी है। तो भाई आपको क्या करना है, भाई आपको अपनी वीडियो को पॉज करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इसके बाद में आपको सारे इसके क्वेश्चंस दिखाऊंगा जिसका आंसर आपको मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है, और उसी के साथ साथ अपना पूरा सॉल्यूशन का फोटो खींच के आपको टेलीग्राम चैनल पे डालना है, और हम आपको टेलीग्राम चैनल पे बताएंगे कि आपकी क्या गलतियां रही इस सॉल्यूशन में। अगर आपके सही आंसर आ गए तो सो फार गुड, अगर आपका आंसर सही नहीं आए तो नेक्स्ट वीडियो को सेट नंबर 1 रहेगी हमारे आज की वीडियो को सेट नंबर 3 वाली पजल, मतलब यही पजल को हम नेक्स्ट वीडियो में सेट नंबर 1 की तरह सॉल्व करेंगे।
हमारी नेक्स्ट वीडियो आने से पहले आप सबको एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है और टेलीग्राम चैनल और कमेंट सेक्शन का भरपूर उपयोग करना है आपकी मदद के लिए। तो भाई अब मैं आपको इसके आगे क्वेश्चंस दिखा रहा हूं, क्वेश्चंस देखिए, अपनी वीडियो पॉज करिए, स्क्रीनशॉट लेते रहिए और सबका आंसर मुझे बताइए। तो भाई ये है क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन 11, क्वेश्चन 12, क्वेश्चन 13 एंड क्वेश्चन 14। सो गाइज आई होप कि अभी तक आपको इस वीडियो में बहुत मजा आया होगा। आज की वीडियो बहुत एंटरटेनिंग तो रही होगी बट उसके साथ साथ ही बहुत ज्यादा नॉलेजेबल भी रही होगी आप सबके लिए। सो गाइज अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई देन डू लाइक द वीडियो, डू शेयर द वीडियो एंड अगर आप नए हैं इस चैनल पे देन डू सब्सक्राइब टू द चैनल एज वेल। भाई सब्सक्राइब करने के लिए बटन वही नीचे अवेलेबल है रेड कलर का, जिसपे आप क्लिक करेंगे और उसी के साइड में होगा नीचे एक बेल आइकन जिसको आपको दबाना है, जिससे आपको मिल सकेगा द अल्फा बैंकर का हर वीडियो सबसे पहले। सो गाइज अगर आपको ऐसी वीडियोस और चाहिए देन डू सब्सक्राइब, बिकॉज आपके सब्सक्रिप्शन ही हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। बिकॉज जब आप लोग हमसे जुड़ेंगे तभी हमको और ज्यादा मेहनत करने का मोटिवेशन मिलेगा, और ज्यादा मेहनत करने का करेज मिलेगा। और गाइज इसी के साथ अब हम बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं और हमारी इसी तेजी से ग्रो करने का सारा श्रेय, सारा क्रेडिट हम देते हैं आप लोगों को, बिकॉज आप लोग ही हैं जिनकी वजह से हम ग्रो कर पा रहे हैं। आप लोग ही हैं जो हम पे इतना भरोसा कर रहे हैं और जिसकी वजह से हमारा टेलीग्राम चैनल, हमारा फेसबुक, हमारा इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, सारे प्लेटफॉर्म्स पे आप लोग आते हैं, हमसे कनेक्ट करते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर दैट। बट गाइज अभी द रोड इज नॉट ओवर, द डेस्टिनेशन इज नॉट रीच्ड येट। हमें बहुत आगे तक जाना है, बहुत आगे तक मूव करना है और इसमें लगेगा आप सब लोगों का बहुत सारा सपोर्ट। सो गाइज डू सपोर्ट द चैनल, कि जितना ज्यादा हो सके इस चैनल की वीडियोस को शेयर करें, इस चैनल के लिंक को शेयर करें। भाई सारे के सारे लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी अवेलेबल हैं, आप जहां पे शेयर कर सकते हैं वहां पे शेयर करिए, ट्विटर पे, लिंक्डइन पे, टेलीग्राम पे, अलग अलग चैनल्स पे, अपने फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे। भाई स्टेटस लगाइए, पोस्ट डालिए, बट अब अल्फा बैंकर को बढ़ाने की जिम्मेदारी जितनी हमारी है उतनी ही आपकी भी है। सो गाइस टेक केयर टिल द नेक्स्ट वीडियो, शेयर करना ना भूलिए। साइनिंग ऑफ, माय नेम इज चिराग चोपड़ा। अपना ध्यान रखिए और इस कोरोना टाइम में घर में ही रहिए।